अगला टॉपिक है विभिन्न एसी परिपथ, जिसमें पहला वाला आर परिपथ है, दूसरा एल परिपथ है और तीसरा सी परिपथ है। मीन्स फर्स्ट में हमने एसी सोर्स के साथ एक प्रतिरोध जोड़ रखा है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। सेकंड वाले में एसी सोर्स के साथ में एक इंडक्टर और तीसरे वाले केस में इसी एसी सोर्स के साथ में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है। जो एसी सोर्स है उसमें उसकी जो वोल्टेज है वो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है। तो सबसे पहले अपन इस आर परिपथ को सॉल्व कर रहे हैं। इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी यहाँ पे, अगर हम उसे IR ले लेते हैं तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V बाई आर होता है। यहाँ पे हम उसे E बाई आर लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E का मान E0 साइन ओमेगा टी है डिवाइडेड बाई आर, और इस E0 बाई आर को हम I0 लिख सकते हैं, जिससे IR इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन जा रही है। तो यहाँ पे अगर केवल एक प्रतिरोध को हमने किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है तो उसमें जो करंट फ्लो करेगी उस करंट के लिए जो इक्वेशन आ रही है वो है I0 साइन ओमेगा टी, और E इज इक्वल टू यहाँ पे E0 साइन ओमेगा टी था, वैसे ही I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो इन दोनों में साइन ओमेगा टी से आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, कोई भी कलांतर नहीं है। मतलब कि वोल्टेज और करंट प्रतिरोध में हमेशा एक ही फेज में होते हैं। अब सेकंड अगर एल परिपथ को देखें तो इसके लिए E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। इससे हम डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू E बाई एल लिख सकते हैं, और E यहाँ पे E0 साइन ओमेगा टी के बराबर है डिवाइडेड बाई एल, या फिर यहाँ से हम डी आई इज इक्वल टू E0 बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों साइड से अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये I आएगा, सफिक्स में मैं L लगा दे रहा हूँ क्योंकि इंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट है ये, इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस का कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आएगा, तो माइनस E0 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। इसमें जब हम साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस का कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आता है। यहाँ पे इसे हम इज इक्वल टू माइनस का E0 डिवाइडेड बाई, इस ओमेगा एल को मैं एक्स एल लिख रहा हूं इनटू कॉस ओमेगा टी, या फिर मुझे यहां से माइनस साइन हटाना है तो मैं इक्वल टू इसे E0 डिवाइडेड बाई एक्सएल एंड कॉस को यहां पे मैं साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 लिख सकता हूं। एंड फाइनली जो E0 बाई एक्सएल है इसे I0 लिखा जा सकता है। तो IL मतलब जो करंट अक्रॉस इंडक्टर है वो I0 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 आ रहा है। तो ये है इंडक्टर में प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा। तो प्रेरकत्व में जो प्रवाहित धारा आ रही है उसमें साइन के साथ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया है, जबकि प्रतिरोध के लिए सीधे साइन ओमेगा टी आया था। और इन दोनों में ही जो हमने एसी सोर्स लगा रखा है उसके लिए जो विभव है वो E0 साइन ओमेगा टी है। मींस इंडक्टर में इन दोनों में कलांतर आ रहा है पाई बाई 2 या 90 डिग्री का, और माइनस का पाई बाई 2 हमें यह बता रहा है कि इस प्रेरकत्व में जो धारा होगी वो विभव से 90 डिग्री पीछे चलती है। अब अपन थर्ड वाले केस पे आ रहे हैं। तीसरे वाले केस में जो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी उस करंट को अपन IC ले रहे हैं। तो यहाँ से इसमें आपके कैपेसिटर में संधारित्र में जो आवेश संचित होता है उसका फॉर्मूला है Q बराबर CV, या फिर इसी को हम इज इक्वल टू CV की जगह हम E0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। एंड I इज इक्वल टू DQ बाई DT होता है, और ये इज इक्वल टू D बाई DT ऑफ C E0
साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये जो करंट है इसको हम IC नाम दे रहे हैं, मतलब संधारित्र में प्रवाहित धारा इज इक्वल टू C और E नॉट यहाँ पे कांस्टेंट होगा, d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी बच रहा है। और साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, तो ये इज इक्वल टू C ओमेगा E नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, या फिर इसे हम इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा C इंटू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, या इसे इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा C को XC लिख ले रहे हैं, और इसे हम साइन ओमेगा टी प्लस में π/2 लिख सकते हैं। फाइनली E नॉट बाई XC को I नॉट कहा जा सकता है, तो IL इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ रहा है। तो इसमें जो संधारित्र में प्रवाहित धारा है उसका समीकरण I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। और वोल्टेज इसमें भी जो AC करंट की वोल्टेज थी वो E नॉट साइन ओमेगा टी था, तो फिर से हमें π/2 मीन्स 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा है। और अब इसमें जो कैपेसिटर है इसमें जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चल रही है। मतलब अगर इन तीनों को हम एक साथ देखते हैं तो प्रतिरोध में जो धारा थी वो सेम फेज में आती है EMF के, जबकि इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे चलती है वोल्टेज से, एंड कैपेसिटर में 90 डिग्री करंट आगे चलती है वोल्टेज से। तो ये तो इन तीनों में करंट का जो इक्वेशन आ रहा है, करंट धारा का समीकरण, और कितना किसमें कलांतर आएगा ये अपन ने निकाला। अब इसे हम फेजर डायग्राम और जो वेव डायग्राम है इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखो पहले फेजर डायग्राम में फर्स्ट वाले केस में EMF को हम रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं, तो मैंने x एक्सिस के अलोंग EMF का ये फेज बना दिया है। तो उसी डायरेक्शन में करंट भी आएगी, जिस डायरेक्शन में EMF है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे करंट भी होगी, क्योंकि करंट और EMF में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। जबकि दूसरे वाले कंडीशन में जहां पे हमने एक प्रेरकत्व लिया था उसमें फिर से मैं EMF को x एक्सिस के अलोंग बाय डिफॉल्ट ले रहा हूं रेफरेंस, और इसमें जो करंट थी वो 90 डिग्री पीछे है वोल्टेज से, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बैक डायरेक्शन में। और ये आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्स एक्सिस से हमेशा पॉजिटिव और क्लॉक वाइज डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव ली जाती है, तो इसको π/2 पीछे बोला जाएगा। तो यहाँ पे करंट इंडक्टर में π/2 पीछे है वोल्टेज से, और थर्ड वाले में EMF फिर से हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया, और यहाँ पे 90 डिग्री आगे चल रही है करंट। अब अगर हम इनके वेव डायग्राम बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट मैंने ये ब्लैक कलर से EMF बना रखा है तीनों में, जो साइनोसॉइडल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए EMF हमने E नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में ले रखा है, तो जो EMF होगा उसकी इक्वेशन हम इन तीनों में साइनोसॉइडल बनाएंगे। करंट जो आ रही है सबसे पहले फर्स्ट वाले में वो तो साइन की फॉर्म में ही आ रही है, सेम फेज में ही हमने ये करंट बना दी है उसी ये V ना होकर के यहाँ पे IR होना चाहिए। ये सेकंड में जिस भी फेज में EMF होगा, और जो EMF बनाया है वो तो हमने बाय डिफॉल्ट वही साइनोसॉइडल बनाया, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चल रही है, नीचे से स्टार्ट होगी, तो ये यहाँ पे I/L है, और थर्ड वाले केस में जो I अलोंग C है वो 90 डिग्री आगे चलेगी। तो फिर से इसमें साइनोसॉइडल EMF है, पर ऊपर से स्टार्ट किया है 90 डिग्री आगे से फेस में मैंने बना रखी है जो करंट अक्रॉस कैपेसिटर है। अब इन दोनों में, जैसे फर्स्ट वाले केस में तो हमने ये रेजिस्टेंस देखा, इन दोनों में ओमेगा L की जगह XL यूज किया, तो यहाँ पे जो XL है इसका फंक्शन वही सेम होगा जो कि रेजिस्टेंस का था, बेसिकली करंट का जो अपोजिंग फैक्टर होगा, और इस XL को इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम दिया गया है, जबकि XC को
कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम दिया गया है। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इन दोनों का फंक्शन वही सेम होगा जो रेजिस्टेंस का था। मींस जो अल्टरनेटिंग करंट उसमें फ्लो हो रही होगी उसका अपोजिंग फैक्टर है बेसिकली ये। तो इसमें हम यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दे रहा हूँ। जो एक्स एल है, एक्स एल का मतलब नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स सी यहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। फॉर्मूला वाइज एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जबकि एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी है। ये इन दोनों की रिलेशन है। यहां पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ओमेगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि रेजिस्टेंस जो आर होता है ये डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे। मीन्स अगर हम एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टेंस के इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के जो इफेक्ट होंगे ये वेरी करेंगे, जिसमें यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इंडक्टेंस का जो अपोजिंग फैक्टर होगा वो इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराने पे, और कैपेसिटेंस का जो अपोजिंग फैक्टर है वो डिक्रीज होगा। मींस अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज कराएंगे तो उसी पीक वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, हम पीक वोल्टेज ई नॉट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज कराते हैं तो रेजिस्टेंस में करंट की पीक वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इंडक्टेंस में फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से एक्सएल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि करंट की पीक वैल्यू डिक्रीज होगी। और ऐसे ही कैपेसिटेंस के केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, जिससे कि पीक वैल्यू ऑफ जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगला टॉपिक है आर एल परिपथ। इसमें एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस को एसी सोर्स के साथ सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने इस एसी सोर्स के साथ प्रतिरोध और प्रेरकत्व इन दोनों को अलग अलग जोड़ा था। जब हम केवल प्रतिरोध को जोड़ रहे थे तब हमने देखा था कि धारा और जो विभव है वो समान कला में होते हैं। जब इंडक्टर को जोड़ रहे थे, प्रेरकत्व को हम इस एसी सोर्स के साथ जोड़ रहे थे, तब हमने देखा था कि इसमें प्रेरकत्व में धारा 90 डिग्री पीछे चलती है विभव से। अब जब हम इन दोनों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तब हमें ये पता है कि इंडिविजुअली इन दोनों पे, प्रतिरोध पे जो धारा होनी चाहिए थी वो समान कला में होनी चाहिए थी विभव से, और इस प्रेरकत्व पे जो धारा होनी चाहिए थी वो इससे 90 डिग्री पीछे होनी चाहिए थी। लेकिन जब दोनों एक साथ हम कनेक्ट कर देंगे तो उसमें कोई एक ही धारा प्रवाहित होगी, और उस धारा से इन दोनों पे जो विभवांतर आएगा वो कितनी कलांतर आगे या पीछे होगा। उसी के साथ साथ इसमें इन दोनों को मिला करके जो अपोजिंग फैक्टर आएगा, केवल रेजिस्टेंस के लिए हम प्रतिरोध बोलते हैं, और इसके लिए जो केवल इंडक्टर है इसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरकत्व प्रतिघात होता है। लेकिन जब दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो दोनों का जो अपोजिंग फैक्टर होगा इसके करंट के लिए, उससे प्रतिबाधा बोला जाता है। तो और इस प्रतिबाधा को हम Z से डिनोट करते हैं। अब इस Z का मतलब है इन दोनों का कंबाइन फॉर्म में जो अपोजिंग फैक्टर होगा। तो ये इसमें कितनी प्रतिबाधा आएगी और धारा से जो विभव होगा वो कितना आगे या पीछे चलेगा, ये सारी चीज़ें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम फेजर डायग्राम की ही हेल्प लेंगे। तो इधर यहाँ पे ये एक फेजर डायग्राम बना रखा है। अब मैं रेफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पे करंट को, क्योंकि इसमें कोई भी इस परिपथ में एक ही धारा प्रवाहित हो रही होगी और उस धारा को मैंने आई ले लिया है। अब इस करंट के रिस्पेक्ट में प्रतिरोध और जो प्रेरकत्व होगा उनके हमें विभव देखने हैं कि वो समान कला में आएंगे या आगे या पीछे होंगे। तो
ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध में I और V हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में हमने करंट ले ली, उसी डायरेक्शन में प्रतिरोध पे, रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज होगी वो उसी डायरेक्शन में आएगी, और इंडक्टर पे जो वोल्टेज होगी वो 90 डिग्री आगे होगी इस करंट से। अब इन दोनों का VR और VL, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये आ रहा है इन दोनों के इन बिटवीन, और यहाँ पे ये VR और V हमें पता है विभव एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे इसका बिहेवियर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एंगल आ गया, कोण आ गया है, कालांतर आ गया है, जिसकी वजह से इनका अब बिहेवियर वेक्टर की तरीके से ही होगा। और जैसे हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे इस विभवांतर को सॉल्व करेंगे। तो इस VL और VR का जो परिणामी होगा वो V कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये कुल विभव होगा इन दोनों पे मिला करके, जो इस पे कुल विभवांतर आ रहा होगा वो है V, जबकि VR यहाँ पे केवल प्रतिरोध पे विभव, और जो VL है वो केवल प्रेरकत्व पर विभव होता है। अब इस V का I के साथ में कोण हमने यहाँ पे फाई सपोज कर लिया है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें, अगर हम V कैलकुलेट करते हैं तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर मिलेगा। तो ये है कुल विभव का फॉर्मूला। इसमें जो कुल विभव आएगा V इज इक्वल टू, वो अंडर रूट के अंदर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर होता है। यहां पे V का मतलब दोनों पे मिलाकर के कुल विभवांतर है, VR केवल प्रतिरोध पे और VL केवल प्रेरकत्व पे है। तो ये जो V होगा इसे हम I इंटू जेड लिख सकते हैं, जिसमें Z इन दोनों का मिला करके जो कंबाइनिंग फॉर्म में अपोजिंग फैक्टर था, जिसको प्रतिबाधा के रूप में हम जानते हैं। तो I इंटू जेड हो जाएगा, ये इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I इंटू आर। तो I स्क्वायर R स्क्वायर लिख सकते हैं हम VR को, और जो VL है इसे हम प्लस में I स्क्वायर XL स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसमें XL यहाँ पे प्रेरकत्व का प्रतिघात है। इन दोनों में से I स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर I आएगा, वो इस I से कैंसिल हो जाएगा, जिससे Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये है फॉर्मूला प्रतिबाधा का, मतलब Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आएगा। या फिर अगर इस फेजर डायग्राम से ये त्रिभुज जो हमें मिल रहा है इसमें हम कॉस फाई कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि VR अपॉन V होगा। VR को हम IR डिवाइडेड बाई V को हम I इंटू जेड लिख सकते हैं। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, जिससे कॉस फाई इज इक्वल टू R बाई जेड होगा, और जेड यहाँ पे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फाई का। यहाँ से हम फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, और फाई बताएगा कि इसमें जो वोल्टेज है वो धारा से कितनी आगे। ये हमें डायग्राम से समझ में आ रहा है कि विभव हमेशा इसमें करंट से वोल्टेज हमेशा करंट से आगे ही चलेगी, एंड जो ये कलांतर आएगा ये कभी भी 0 नहीं हो सकता और ना ही कभी 90 हो सकता है, पर फाई का मान हमेशा 0 से 90 के बीच में ही होगा। मतलब ये वैल्यू जो आएगी ये ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 90 होगी। ये 0 केवल तभी हो सकती है V जब VR की तरफ आएगा, और VR की डायरेक्शन में ये केवल तभी आ सकता है जब VL ना हो, और VL ना होने का मतलब L ही ना हो, तब तो ये केवल R परिपथ बचा। अगर ये RL परिपथ है तो L भी होगा, और L है तो फिर ये 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर यहाँ से हम R को हटा दें, केवल L रखा जाए, तो हमें पता है कि V जो था वो करंट से 90 डिग्री आगे चलता था, तो ये 90 डिग्री भी तभी आएगा जब प्रतिरोध ना हो। मतलब अगर ये दोनों हैं, RL परिपथ है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों हैं, तो ना तो ये कभी 0 हो सकता है और ना ही ये कभी 90 डिग्री कलांतर हो सकता है। ये हमेशा इन बिटवीन 0 एंड 90 ही आएगा।
अब इसी त्रिभुज में अगर मैं tan फाई कैलकुलेट करता हूं जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर VL है ये डिवाइडेड बाई VR, तो इसे हम इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाई VR लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू IXL डिवाइडेड बाई IR होगा। I से I के कैंसिल होने के बाद tan फाई इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाई R, ये फाई का ही दूसरा फॉर्मूला है। तो फाई की रिलेशन हमारे पास एक कॉस की फॉर्म में आ रही है और एक tan की फॉर्म में आ रही है। हम किसी को भी यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। देन अब जो वेव डायग्राम है, तो वेव डायग्राम के लिए देखिए, सबसे पहले हमने इसमें करंट ली है और यहाँ पे ये जो करंट है आई को मैंने साइनोसॉइडल फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है, 0 से स्टार्ट किया है। अब जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है वो हमने देखे करंट की ही डायरेक्शन में है, तो VR तो उसी सेम फेस में आ जाएगा जिसमें करंट है, लेकिन VL उससे 90 डिग्री आगे, मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा तो ये 90 डिग्री आगे चलेगी वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर्स आएगी। अगला सर्किट है RC सर्किट। इसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस को AC सोर्स के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया है। इसमें भी फिर से R और C का जो कंबाइनिंग अपोजिंग फैक्टर आएगा उसको फिर से प्रतिबाधा ही बोलेंगे और उसे भी हम Z से डिनोट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फेजर डायग्राम बना लिया है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस जो है वो मैंने I ले लिया है करंट को। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो तो सेम फेस में आएगी, जबकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो इससे 90 डिग्री पीछे होगी। तो इस VC और VR इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो V आ जाएगा और V का मतलब यहाँ पे इन दोनों पे एज अ होल जो वोल्टेज होगी। तो फिर से हम इसको वेक्टर की तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये इस सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होगी उसका फॉर्मूला है जो अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे V टोटल वोल्टेज इन सर्किट है अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जबकि VR केवल प्रतिरोध पे विभव और VC केवल संधारित्र पे विभव है। अब हम इसे V को IZ लिख सकते हैं, ये इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर लिखा जा सकता है। ओवरऑल I को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो Z का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर आ जा रहा है। पिछले वाले केस में जब हमने RL सर्किट लिया था तो उसमें ये फॉर्मूला Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे XL की जगह XC यूज हो रहा है। अब हमें फाई कैलकुलेट करना है, तो फाई के लिए सबसे पहले मैं कॉस फाई लिखूंगा जो इस वाले त्रिभुज से हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से मिलेगा। तो बेस VR डिवाइडेड बाई V, इसे हम इज इक्वल टू IR डिवाइडेड बाई IZ लिख सकते हैं, जिसमें I के कैंसिल होने के बाद कॉस फाई का जो फॉर्मूला है वो R बाई Z होगा। ये RL परिपथ में भी R बाई Z ही आया था, बस Z का मान वहाँ पे अलग था, तो इसमें R डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा, जबकि RL परिपथ में ये XC की जगह XL की फॉर्म में था। हम इससे फाई का मान कैलकुलेट कर सकते हैं और फाई हमें फिर से दिख रहा है कि इन बिटवीन 0 एंड 90 ही आएगा, ना तो ये कभी 0 हो सकता है ना ये कभी 90 डिग्री हो सकता है। लेकिन अब वोल्टेज करंट से हमेशा पीछे चलेगी, जबकि RL परिपथ में यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो हमेशा करंट से आगे चलती है। अगर RL परिपथ होगा तो वोल्टेज आगे चलेगी, लेकिन कलांतर हमेशा 0 से 90 के बीच में ही होगा। ऐसे अगर RC परिपथ है तो वोल्टेज हमेशा करंट से पीछे ही चलेगी और जो कलांतर है वो फिर से 0 से 90 के बीच में ही आएगा। अब अगर हम tan फाई कैलकुलेट करें तो tan फाई यहाँ पे
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर में VC और बेस में VR आएगा, तो इसे इज इक्वल टू हम VC डिवाइडेड बाई VR लिख सकते हैं, जो कि IXC डिवाइडेड बाई IR लिखा जा सकता है। I से I कैंसिल होने के बाद हम tan phi इज इक्वल टू XC बाई R भी लिख सकते हैं। और दोनों फिर से हमारे पास दो फॉर्मूले हैं फाई के, या तो cos phi की फॉर्म में या फिर tan phi की फॉर्म में, हम किसी से भी कालांतर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वेव डायग्राम देखें, इसमें फिर से मैंने जो रेफरेंस लिया है वो करंट को ले लिया है। अब रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है, प्रतिरोध पे जो विभव आएगा वो तो उसी सेम फेस में आ रहा है, लेकिन कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो इससे 90 डिग्री पीछे, तो मतलब नीचे से स्टार्ट होगा, तो ये इसके लिए वेव डायग्राम बन जाएगा। अगला टॉपिक है LC परिपथ। यहाँ पे हमने एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, इन दोनों को AC करंट सोर्स से जोड़ रखा है श्रेणी क्रम में, और या जो AC करंट सोर्स है इसके लिए EMF E0 sin ओमेगा t के बराबर है। अब अगर L और C दोनों सीरीज में होंगे, उनके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि वोल्टेज और करंट में से कौन लीड या लैग करेगा, और इसका जो नेट इम्पीडेंस आएगा, जो प्रतिबाधा होगी, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो जैसे पिछले वाले केसेस में हमने इसको फेजर डायग्राम से सॉल्व किया, तो हम इसे भी फेजर डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। इसमें L और C इन दोनों पे जो वोल्टेज होगी वो हमें पता है। करंट के रेस्पेक्ट में VL हमेशा 90 डिग्री आगे चलता है, जो इंडक्टर पे जो प्रेरकत्व होगा, उस प्रेरकत्व पे जो विभव होता है वो हमेशा धारा से 90 डिग्री आगे चलता है, जबकि संधारित्र का विभव धारा से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो VL और VC खुद एक दूसरे से अपोजिट फेज में विपरीत कला में होंगे। I से दोनों 90 डिग्री पे हैं और आपस में दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब अगर VL यहाँ पे ग्रेटर है VC से, ये जो VL है अगर VC से ग्रेटर है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इधर को आएगा, और अगर VC बड़ा होगा VL से, तो इन दोनों का परिणामी VC की तरफ को आएगा, और जो परिणामी होगा वो बेसिकली इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा, मतलब VL माइनस VC या फिर VC माइनस VL, और VL डिफरेंस VC का मतलब यही होता है कि दोनों का डिफरेंस देखना है कि दोनों में अंतर कितना है। अब इसमें पहला वाला जो केस है, अगर VL ग्रेटर है, VL ग्रेटर तभी हो सकता है जब XL की वैल्यू XC से ज़्यादा होगी, तो पहला वाला ग्राफ बनेगा। और अगर XL की वैल्यू XC से लेस है, तब सेकंड वाला ग्राफ बनेगा। मीन्स अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, मतलब अगर पेड़ की ये जो प्रतिघात है वो ज़्यादा है संधारित्र प्रतिघात से, तो पहला वाला केस आएगा। और अगर प्रेरकत्व का प्रतिघात संधारित्र के प्रतिघात से कम है, तो सेकंड वाला केस आएगा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे, वो VL माइनस VC विभव है, और यहाँ पे भी VL माइनस VC है, ये धारा है। अब दोनों के लिए ही हम जो V कुल आएगा, V नेट होगा, उसको हम VL डिफरेंस VC लिख सकते हैं, या फिर इस V को हम IZ लिख सकते हैं, जो इज इक्वल टू IXL डिफरेंस IXC होगा। I कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, जिससे Z इज इक्वल टू XL डिफरेंस XC के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रतिबाधा आ रही है वो XL और XC इन दोनों के अंतर के बराबर है। दूसरी चीज़, विभव और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, जो cos phi इज इक्वल टू R बाई जेड से हम कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे क्योंकि इस साइड में विभव आ रहा है और इस साइड में धारा है, तो इनके बीच में आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि जो फाई का मान है यहाँ पे वो 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों के बीच में, धारा और विभव के बीच में जो कलांतर आएगा वो हमेशा ही 90 डिग्री होगा। पर अगर XL बड़ा है XC से, तो विभव 90 डिग्री आगे चलेगा धारा से, और अगर XC बड़ा है, कैपेसिटर का प्रतिघात बड़ा होगा, तब विभव धारा से 90 डिग्री पीछे चलेगा। पर दोनों में से कोई भी स्थिति हो, विभव और धारा के बीच का जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री ही आएगा।
प्रतिघात अगर इंडक्टर का प्रेरकत्व का बड़ा है तो विभव आगे चलेगा 90 डिग्री, और अगर संधारित्र का प्रतिघात ज्यादा होगा तो 90 डिग्री पीछे चलेगा विभव धारा से। और जो Z आएगा वो XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL के बराबर होगा। अब अगर पिछले वाले केसेस से हम इसको कंपेयर करें तो RC परिपथ में यहाँ पे cos फाई इक्वल टू R बाई जेड आया था, और Z का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर आया था। ऐसे ही जब हमने RL सर्किट पढ़ा था तो उसमें Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आया था। तो RL सर्किट के लिए ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर था, और RC सर्किट के लिए अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर था। दोनों ही केसेस में cos फाई का फॉर्मूला R बाई जेड था, पर यहां पे कंफर्म है कि फाई की वैल्यू हर बार 90 डिग्री होगी। अगर XL ग्रेटर है XC से तो V जो होगा वो लीड करेगा करंट से, होगा 90 डिग्री ही, और अगर XC ग्रेटर होगा XL से तो वोल्टेज लैग करेगा, पीछे रहेगा करंट से बाई 90 डिग्री। LC परिपथ का अगर हम वेव डायग्राम बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो धारा है वो मैंने साइनोसॉइडल ले ली है। यहाँ पे I को मैंने I नॉट साइन ओमेगा t की फॉर्म में रेफरेंस ले लिया है। अब जो V होगा, जो विभव आएगा पहला प्रेरकत्व के सापेक्ष, वो यहाँ से हमें दिख रहा है कि प्रेरकत्व का विभव हमेशा 90 डिग्री है आगे चलता है, जबकि संधारित्र का विभव धारा से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो VL को ये 90 डिग्री आगे और VC को 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट किया है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि VL और VC, ये VL और ये VC दोनों हमेशा एक दूसरे से विपरीत कला में बने हुए हैं। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो कलांतर है, वो हमेशा 180 डिग्री है, जबकि धारा के साथ में इन दोनों का कलांतर 90 डिग्री है। विभव हमेशा धारा से आगे चल रहा है जो प्रेरकत्व पे है, और संधारित्र का जो विभव है वो धारा से हमेशा 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अगला टॉपिक है RLC परिपथ। तो इसमें अपन ने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को श्रेणी क्रम में लेना है। तो ये श्रेणी क्रम में अपन ने तीनों रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को एक AC सोर्स के साथ में जोड़ दिया। AC सोर्स के लिए मैंने फिर से जो EMF है वो E नॉट साइन ओमेगा t ले लिया है। अब इसको भी अपन फेजर डायग्राम से ही सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये फेजर डायग्राम बनाया है। I को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट x अक्ष की तरफ ले लिया है। जो विभव आएगा प्रतिरोध पे वो तो उसी दिशा में होगा, क्योंकि प्रतिरोध के विभव सेम फेज में होता है, जबकि प्रेरकत्व का जो विभव होता है वो धारा से 90 डिग्री आगे, और संधारित्र पे जो विभव होता है वो धारा से 90 डिग्री पीछे होता है। तो यहाँ पे ये मैंने टोटल 3 फेजर डायग्राम बनाए हैं। तीनों में करंट I को x एक्सिस की तरफ, VL जो है वो प्लस y की तरफ है क्योंकि इसको धारा से 90 डिग्री आगे रखना है, और VC तीनों ही केसेस में माइनस y की तरफ है क्योंकि उससे धारा से 90 डिग्री पीछे की तरफ रखना है। पहले वाले केस में XC यहाँ पे लेस है XL से, मतलब XL बड़ा है तो विभव L पे ज़्यादा आएगा और VC छोटा होगा। सेकंड वाले केस पे यहाँ पे XC ग्रेटर है तो विभव जो होगा VC वो ज़्यादा होगा VL की तुलना में, और तीसरे वाले केस में इन दोनों को बराबर ले रखा है तो VL और VC दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इन तीनों के परिणामी निकालने के लिए यहाँ पे हमें VL, VR और VC इन 3 विभव का परिणामी निकालना, और ये अपन पहले वाले टॉपिक में ही देख चुके हैं कि यहाँ पे विभव को हम बेसिकली वेक्टर की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। वास्तव में ये एक अदिश राशि है, पर कलांतर की वजह से इसको वेक्टर की तरीके से ही हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले वाले में VL ग्रेटर होने की वजह से इन दोनों का VL और VC का जो परिणामी आएगा वो VL डिफरेंस VC प्लस y अक्ष की तरफ हो जाएगा। सेकंड वाले केस में VC के ग्रेटर होने की वजह से जो परिणामी आएगा VC और VL का वो माइनस y की तरफ होगा, और तीसरे वाले केस में ये दोनों बराबर है VL और VC,
तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो 0, VL और VC का परिणामी 0 हो जाएगा। इसमें केवल VR बचेगा, इनमें VR और VL VC का डिफरेंस बच रहा है। अब हमने इन 3 सदिश को 2 सदिश में परिवर्तित कर लिया और 2 सदिश के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस के रिस्पेक्ट में मैं इसको कुछ यूं लिख सकता हूं, मुझे V कैलकुलेट करना है। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि इस VL डिफरेंस VC और VR का जो परिणामी है ये V आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी VR और VL डिफरेंस VC का परिणामी V होगा। अब इस V को हम इन दोनों ही केसेस में अंडर रूट ऑफ VR² प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इस V को हम I इंटू जेड लिख सकते हैं, जिसमें Z इस परिपथ की प्रतिबाधा है। अंडर रूट के अंदर VR को IR, तो ये I² R² प्लस ब्रैकेट के अंदर IXL डिफरेंस IXC का होल स्क्वायर होगा ये। अब इन दोनों में से I² कॉमन ले लिया और फिर उस I को बाहर ले आ रहे हैं अंडर रूट से, तो IZ इज इक्वल टू I अंडर रूट के अंदर यहाँ पे R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर बचेगा, जिससे कि फाइनली Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर है। ये यहाँ पे जो परिपथ की प्रतिबाधा है उसका फॉर्मूला हो गया, Z का फॉर्मूला। Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर है। अब मैं cos फाई कैलकुलेट करूंगा, तो cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस किसी में भी देखे VR मिलेगा इन दोनों में से, और जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों में ही यहाँ पे V होगा। तो इसे हम VR/V लिख सकते हैं। VR को I इंटू R और V को हम I इंटू जेड लिख सकते हैं। तो ये I से I कैंसिल होने के बाद cos फाई इज इक्वल टू R/Z आएगा, और ये सब में एप्लीकेबल है। किसी भी टाइप का अगर परिपथ यहाँ पे है श्रेणी क्रम वाला, तो उन सब में, चाहे RL परिपथ था, चाहे RC परिपथ था, चाहे LC परिपथ था। हालांकि LC परिपथ में ये हमें हमेशा आता ही 90 डिग्री है, पर इस फॉर्मूले को भी हम यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और RLC परिपथ में भी cos फाई इज इक्वल टू R/Z आ रहा है। अब अगर इसी में हम tan फाई यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको दोनों ही डायग्राम्स में VL माइनस या सब्ट्रैक्शन VC डिवाइडेड बाई R मिल पा रहा होगा। इस वाले तरीके से हम tan फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये पता है हमें कि किसी से भी कैलकुलेट करें ओवरऑल सेम रिजल्ट ही आना है, चाहे cos फाई लगा करके cos फाई इक्वल टू R/Z लगाएं या tan फाई इज इक्वल टू VL डिफरेंस VC/R लगाएं। ओवरऑल इन दोनों से फाई ही कैलकुलेट होता है, फाई के ही ये दोनों फॉर्मूले हैं। एंड फाई का जो परिमाण आएगा यहाँ पे वो फिर से 0 से लेकर के और 90 के बीच में ही आएगा, जैसा कि RL और RC सर्किट में था। जबकि LC परिपथ में ये हमेशा 90 डिग्री आता था, या तो विभव 90 डिग्री आगे चलता था धारा से, या विभव पीछे चलता था 90 डिग्री करंट से। लेकिन यहाँ पे इसमें 0 से 90 के बीच में कोई भी कोण आएगा, ना तो 0 हो सकता है ना ही 90 डिग्री हो सकता है। 0 तभी हो सकता है जब केवल प्रतिरोध गिवन होता, और 90 डिग्री तभी हो सकता है जब केवल VL आपके इंडक्टर और कैपेसिटेंस दे रखे हों। केवल वही दोनों दिए होंगे, रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा तो 90 डिग्री आएगा। केवल प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया होगा और दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं दे रखे होंगे तो 90 डिग्री आएगा। तीनों गिवन होंगे तो 0 से 90 के बीच में ही आएगा। डिफरेंस केवल इतना है, यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में हमें विभव फाई आगे दिख रहा है धारा से, और इसमें जो विभव है वो इस I से पीछे चल रहा है ये फाई। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स R/Z से फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमेशा 0 से 90 के बीच में आएगा। और ये विभव फाई पीछे चलेगा करंट से, या विभव फाई कोण आगे चलेगा करंट से, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि XL बड़ा है या फिर XC ग्रेटर है। अगर XC ग्रेटर है तो विभव पीछे चलेगा, और अगर XL ग्रेटर होगा तो विभव आगे चलेगा। मतलब हम इसे ये कह सकते हैं, अगर XL बड़ा है तो XL डोमिनेट करेगा, मतलब इसका बिहेवियर RLC परिपथ का बिहेवियर वही हो जाएगा जैसा RC परिपथ का था। और RC परिपथ में विभव हमेशा अगर XL बड़ा होगा XC से,
तो ये आरएल परिपथ की तरह बिहेव करेगा और आरएल परिपथ में विभव हमेशा आगे चलता है। और अगर एक्स एल छोटा होगा, मतलब एक्स सी बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में ये आरसी परिपथ की तरह बिहेव करेगा और आरसी परिपथ में विभव हमेशा पीछे चलता है। वो डोमिनेट की ही कंडीशन है वही सारी। अगर एक्सएल ग्रेटर है तो एक्सएल डोमिनेट करेगा, एक्स सी छोटा पड़ जाएगा तो आरएल परिपथ की तरह बिहेव करेगा। और अगर एक्स सी ग्रेटर होगा मतलब तब सी डोमिनेट करेगा, संधारित्र डोमिनेट करेगा और उस वाली कंडीशन में ये आरसी परिपथ की तरह बिहेव करेगा। और तीसरी वाली कंडीशन में जब एक्स सी और एक्सएल दोनों सेम हो जाएंगे तो यहां से आप देख सकते हो वीएल माइनस वीसी ये दोनों इक्वल होने की वजह से जीरो आ जाएगा। tan फाई का मान जीरो आएगा तो फाई जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें फाई जीरो आएगा और ये आर परिपथ की तरह बिहेव करेगा। ये इसका बिहेवियर आर परिपथ की तरह है। जब एक्स सी बड़ा है एक्स एल से तब इसका बिहेवियर आर सी परिपथ की तरह है और जब एक्स एल बड़ा है एक्स सी से तो इसका बिहेवियर आर एल परिपथ की तरह है। तो ये कॉस फाई और जेड के फॉर्मूले हैं। इसके अलावा जो इसका वेव डायग्राम आएगा इसमें हम फिर से यहाँ पे जो करंट है इसको बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लेकर के चल रहे हैं। तो ये आई का ग्राफ है जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, ये आई का साइनोसॉइडल ग्राफ बना दिया बाय डिफ़ॉल्ट धारा का। अब जो वी आर आएगा विभव प्रतिरोध पे जो विभव होगा वो इसी समान कला में आ जाएगा, लेकिन जो आपका विभव आएगा प्रेरकत्व पे वो 90 डिग्री आगे और जो संधारित्र पे आएगा वो 90 डिग्री पीछे होगा। संधारित्र वाले को मैंने संधारित्र के विभव को ग्रीन कलर से, जबकि येलो कलर से प्रेरकत्व के विभव को मैंने यहाँ पे बना रखा है।